दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। दरअसल कल हम ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ रहे थे अमिताभ के बारे में, जिसमें इस इंसान के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ था कि ये सबसे बड़े एक्टर हैं, महान हैं, सुपरस्टार हैं, बहुत ही हम्बल हैं, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लिखी थी कि ये बहुत ही ज्यादा संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाले अभिनेता हैं। लोगों में इनकी इतनी अच्छी इमेज है कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बकायदा इनका एक मंदिर बना हुआ है जो कि कलकत्ता में है, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वहाँ देवी देवताओं के मंदिरों की तरह बकायदा इन साहब की आरती गाई जाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है, सुबह शाम दोनों समय पूरी तरह भगवान के जैसे इनकी पूजा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि 2-4 लोग ये ड्रामा करते हैं, दूर दूर के लोग उस मंदिर में इस इंसान के दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। ये हाल है इस देश में। हम अमिताभ पर एक कंप्लीट वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ कुछ खास बातें बताएंगे जिनसे ये पता चलेगा कि ये इंसान पूजा करने के योग्य तो दूर, इज्जत करने के लायक भी नहीं है। पहले बात करते हैं इनके गुणवान और संस्कारी इमेज के बारे में। लोगों को यही लगता है कि ये जनाब औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अमिताभ बच्चन का अपनी फिल्मों की लगभग हर हीरोइन के साथ नाम जुड़ता था। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम लेते लेते आप थक जाएंगे। ज्यादातर लोगों को अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी याद रहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा महान लव स्टोरी थी। मौसमी चटर्जी, जीनत अमान, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, जया प्रदा, अमृता सिंह, किमी काटकर, ये थोड़े से वो नाम हैं जो मीडिया में सुर्खियों में बनते थे। रेखा तो वर्ल्ड वाइड फेमस थी ही एज अ गर्लफ्रेंड। इसके अलावा हेमा मालिनी के साथ भी इनका नाम जुड़ा था, और ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को अमिताभ संग काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं जब जीनत अमान ने शादी करने को कहा तो उसे भी साइडलाइन कर दिया। उसी तरह परवीन बॉबी अपने करियर के जब शिखर पर थी तो उसे भी प्यार के जाल में फंसाया और जल्दी से साइडलाइन कर दिया। परवीन बॉबी जब मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी तो इस महानायक ने कभी भी उनकी मदद नहीं की, बल्कि ब्रेकअप करने के बाद ऐसे दिखाया जैसे ये उन्हें जानते तक नहीं है। बॉलीवुड में एक फिल्मी पार्टी चल रही थी। इंडस्ट्री के सभी स्टार्स उस पार्टी का हिस्सा थे। पार्टी शुरू होने के बाद अमिताभ अपने फ्रेंड डैनी के साथ उस पार्टी में पहुंचे। तब अमृता सिंह, सैफ अली खान की एक्स वाइफ, वहां से जाने वाली थी। पार्टी खत्म करके घर जाने वाली थी। अमिताभ की रिक्वेस्ट पर अमृता थोड़ी देर और रुकने को राजी हो गई। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी तो डैनी ने अमृता को अपने साथ डांस करने को कहा और दोनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगी। ये देखकर महानायक से रुका नहीं गया। संस्कारी महानायक स्टेज पर गए, डैनी को पकड़कर एक तरफ किया और अमृता सिंह को कस के अपनी बाहों में भरकर किस करने लगी अचानक से। और ऐसा नहीं है कि किस करके छोड़ दिया, काफी देर तक अमृता सिंह को अपनी बाहों में पकड़े रहे, कस के पकड़े रहे। उसके बाद अमृता को जब छोड़ा तो अमृता रेस्ट रूम की तरफ भाग गई, और मजे की बात है कि ये संस्कारी बाबा भी अमृता के पीछे पीछे उसी रेस्ट रूम की तरफ चले गए। कहा यह भी जाता है कि तब अमिताभ और अमृता का अफेयर चल रहा था, और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के साथ डांस करते हुए देखकर संस्कारी बाबा जेलस हो गए और जाकर अमृता सिंह के मुंह से मुंह लगाकर उन्हें सांस देने लगे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दिनों अमृता सिंह का विनोद खन्ना के साथ अफेयर चल रहा था, और विनोद खन्ना के साथ अमिताभ का मनमुटाव इतना ज्यादा था कि महानायक ने अपनी पावर और हैसियत का प्रयोग करके विनोद खन्ना को कई फिल्मों से निकलवा दिया था। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की विनोद खन्ना को डेट कर रही थी और अमिताभ को घास तक नहीं डाल रही थी, तो ये इतनी ज्यादा खुन्नस बैठ गई इस बात से कि उस पार्टी में संस्कारी बाबा ने अमृता सिंह को चूम लिया ताकि विनोद खन्ना की बेइज्जती हो कि विनोद खन्ना की गर्लफ्रेंड को किसी ने चूम लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी ने इसके खिलाफ ना तो कोई बात की, ना मीडिया में ज्यादा चर्चा हुई। और इसका कारण था कांग्रेस पार्टी से नजदीकी, जो कि सत्ताधारी पार्टी थी, साथ ही राजीव गांधी से याराना, जो कि महानायक के बचपन के दोस्त थे। यही कारण था कि महानायक उस दौर में किसी से भी पंगा ले लेते थे और उन्हें फिल्मों से निकलवा देते थे या उनका रोल कट करवा देते थे। अब आप खुद एक बात सोचो कि जब ये इंसान इतना ज्यादा संस्कारी है, इतना ज्यादा व्यावहारिक है, तो क्यों इसके अपने साथी कलाकारों से हमेशा लड़ाई होती रहती थी।
धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, शशि कपूर, जितने भी नाम ले लो, किसी से भी इस सो कॉल्ड महानायक की दोस्ती नहीं थी। और जवानी की बात छोड़िए, बुढ़ापे में जिनके साथ काम किया वो भी ज्यादातर अब इनके साथ काम नहीं करना चाहते। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, यानी किसी के साथ भी इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2001 में एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग 70-80 के दौर में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी को देखना चाहते थे, और जितनी भी फिल्में आई थी वो सारी की सारी फिल्में लगातार लोगों द्वारा पसंद की गई थी। दोस्ताना, काला पत्थर, शान, परवाना, नसीब, जितनी भी फिल्मों में इन दोनों ने साथ काम किया, सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही थीं। लेकिन अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अमिताभ के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा एक्टिंग में भारी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से अमिताभ कभी भी साथ में काम करने को रेडी ही नहीं होते थे। ये शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी 2010 या 11 में। अमिताभ की वाहवाही इसीलिए भी ज्यादा की जाती है क्योंकि वो राजीव गांधी के दोस्त थे, और कांग्रेस उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। किसी को भी फिल्म से निकलवा देना, किसी का रोल कट करवा देना, किसी से भी बदतमीजी से बात कर लेना, ये इन महानायक की आदत थी। लेकिन कोई कुछ बोलता इसलिए नहीं था कि सत्ताधारी पार्टी के खासम खास थे। कुछ जगह हमने ये भी पढ़ा है कि अमिताभ बच्चन यारों के यार हैं, वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। इनकी दोस्ती का एक छोटा सा किस्सा हम आपको बताते हैं। 1996 में अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने। फिल्म फ्लॉप हुई और सारा जो बिजनेस था वो घाटे में चला गया, करोड़ों का कर्जा हो गया था। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक नेता थे अमर सिंह। उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा मदद की, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद की, सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उस कर्जे से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा मदद की। लेकिन संस्कार इतने कूट कूट कर भरे हुए थे कि फिर से सक्सेस मिलते ही अमर सिंह से भी दोस्ती तोड़ दी, या कह सकते हैं कि दोस्ती टूट गई। वो एक अलग चीज है। और जब अमर सिंह अपने अंत समय में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब भी संस्कारी बाबा उन्हें देखने तक हॉस्पिटल नहीं गए। ये है यारों के यार का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप ये एक फोटो देखिए, ये है सयाली भगत, पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड। इसने 2011 में एक स्टेटमेंट दिया था कि अमिताभ बच्चन और साजिद खान ने इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही सयाली भगत ने एक बयान दिया कि मेरी ईमेल आईडी किसी ने हैक कर ली थी। ये साइबर हैकिंग का मामला था, जिसकी वजह से उसे कंफ्यूजन हो गया था और उसकी जो कंप्लेंट थी वो उसने वापस ले ली। इतनी बड़ी बात हो गई थी, इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, लेकिन मीडिया में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। अब बात करते हैं महानायक के सौम्य और सादगी से भरे डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी की। 1984 के चुनाव में अमिताभ ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता, लेकिन राजनीति इन्हें रास नहीं आई और अपना कार्यकाल पूरा करते ही इन्होंने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। फिल्मों में एक समय पर इनका जो ईगो था, इनका जो एटीट्यूड था, वो इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि आते ही इन्होंने सभी फिल्म मेकर्स को एक फरमान सुना दिया था कि आज से कोई भी सेट पर इनका नाम नहीं लेगा, इन्हें सरजी कहकर बुलाएगा, चाहे वो कोई भी हो, इन्हें वो सरजी ही बुलाएगा। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो इन्हें सरजी ही कहेगा। कादर खान, जो अमिताभ बच्चन के किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनसे भी कहा गया कि सरजी बोलो, लेकिन कादर खान ने सरजी कहने से मना कर दिया और कहा कि कोई अपने भाई समान दोस्त को किसी दूसरे नाम से कैसे बुला सकता है। मैं इस बंदे को, जिसे अपना छोटा भाई मानता हूँ, जिसे अपना दोस्त मानता हूँ, उसे सरजी कैसे कह सकता हूँ। कादर खान का सरजी न कहने का ये परिणाम हुआ कि उस फिल्म से कादर खान का पत्ता साफ हो गया। खुदा गवाह से कादर खान को इसी खुन्नस में निकलवाया गया कि इन्होंने अमिताभ बच्चन को, जो महानायक थे, उनको सरजी नहीं कहा। साथ ही गंगा जमुना सरस्वती एक मूवी आई थी, कादर खान ने वो आधी फिल्म लिख दी थी, जो राइटिंग का काम था वो कादर खान का था, लेकिन बाद में कादर खान से राइटिंग का काम छीन लिया गया इसी खुन्नस में। और फिल्म की बाकी जो स्टोरी थी वो अनिल नागरथ, प्रयागराज और सोहेल डॉन नाम के लेखकों से पूरी करवाई। सो कॉल्ड महानायक के दोस्तों के अच्छे व्यवहार के, डाउन टू अर्थ व्यवहार के बहुत सारे किस्से हैं। साथ ही ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि आज का संस्कारी पूजनीय महानायक किसी समय पर मोस्ट वुमेनाइजर एक्टर था। बुढ़ापे में अच्छी अच्छी बातें करने से किसी के जवानी के पाप नहीं धुल जाते और ना कोई महान बन जाता है। ये सिर्फ पैसे के बदले में नाच गाना करने वाले एक्टर्स हैं, हमें ये समझना होगा।
इस महानायक के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारा हौसला बुलंद करें।